एमएस के पार्टनर और रिसर्च हेड अनिरुद्ध गर्ग जुड़े हैं। अनिरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। बताइए, क्या इस समय जो मार्केट में वॉलेटिलिटी है और जो एफआई का वापस बिहेवियर थोड़ा सा स्ट्रेंज हुआ है, आप कैसे देख रहे हैं इस सबको? गुड आफ्टरनून अनुज जी। देखिए, मैं 22,000 से या 22,500 से ही बिल्कुल क्लियर हूँ कि हम एक नए बुल मार्केट में एंटर कर रहे हैं। और ये जो एफआई का बिहेवियर है सर, ये आता जाता रहेगा। बट हमें ये देखना है कि पिछले कुछ 6-8 महीनों में जो रिलेटिव चेंजेस मार्केट में हुए हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं। और हमें ऐसा लगता है कि अगले बुल रन की टिल 30,000 निफ्टी, मैंने पहले भी मेंशन किया था, हमें लगता है कि नींव रखी जा चुकी है। जो पीछे ट्रम्प और इंडिया पाकिस्तान वॉर में जो केओस और कंफ्यूजन हुआ, उस कारण आई थिंक जो नींव एक बैड न्यूज में रखी जानी चाहिए, जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ये हमें लगता है रखी जा चुकी है। और अगले 1-1.5 साल इंडिया के लिए आई थिंक एक सिप और बाय ऑन डिप मार्केट ही रहने वाला है। अच्छा, अनुरुद्ध जी का विजन इतना क्लियर हो गया है, मतलब 22,500 से क्या चश्मा निकाल के फेंक दिया है। सही कह रहा हूँ अनुरुद्ध जी? जी सर। है ये नजरें ठीक हो गई है या वाकई क्या है, या कॉन्टेक्ट लेंसेज लगा रही है? नहीं सर, वो बड़ा कम चश्मा है मेरा। मतलब 0.75 या तो कभी लगा लेते हैं कभी। ओके ओके, दैट्स गुड। अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है ऐसा भी आपका, अगर आप देखें तो आउटपुट। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि आप कह रहे हैं कि नाउ वी आर एंटरिंग इनटू ए बुल रन, और इनफैक्ट इन बुल रन दो चीज़ों के बिना कभी भी आप बुल रन में नहीं जाते। एक तो ये कि निफ्टी बैंक नया हाई क्रिएट करे, और एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन निफ्टी आईटी का भी मिले। बट यहाँ से लीड करने लायक पोजीशन में है क्या? इट्स आईटी, कंसिडरिंग बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, या फिर बैंक्स? इन दोनों में सर से मेरे कौन लिए सा पिलर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा? मेरे लिए 100% बैंक्स। हम्म। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप निफ्टी बैंक को देखिए, हम ब्रॉड बेस देख लेते हैं एक बार। अगर हम निफ्टी बैंक को देखें तो ये एक 18 से 20% की ग्रोथ वाला इंडेक्स है। और ये आपको 15 मल्टीपल पे मिल रहा है। जबकि हम निफ्टी को देखें तो ये एक कहिए इस टाइम पे 15% वाला इंडेक्स है और आपको 20+ मल्टीपल पे मिल रहा है। तो 33% ऑफ द निफ्टी इज अराउंड निफ्टी बैंक। तो आप ये समझ सकते हैं कि निफ्टी को अगर चलना है तो ये जो सस्ता इंडेक्स है, ये जनरली इस बुल रन में, क्योंकि वैल्यूएशंस भी देखिए ना सर, बहुत ज्यादा रीजनेबल हो गए। जब हमने 2022 वाला बुल रन शुरू किया था, तब कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये 6-6 प्राइस टू बुक पे थे। और 2 साल 2.5 साल इन्होंने प्रॉपर पेन, प्रॉपर कंसोलिडेशन करके प्रॉफिट्स इंक्रीज होके कहीं ना कहीं हमें लगता है तो स्ट्रॉन्गर विल गेट स्ट्रॉन्गर फ्रॉम हियर। और यहाँ से जो निफ्टी बैंक की दौड़ होगी, वो मुझे लगता है बोथ निफ्टी और निफ्टी आईटी दोनों से बेहतर होगी। तो नेक्स्ट बुल रन को लीड करेगा बैंक्स। अनिरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। अब सवाल ये कि मॉनसून का समय से पहले आना ये बाजार के लिए कितना फायदेमंद, और ऐसे में कोई थीम प्ले कर रहे हैं क्या आप? जी देखिए, मॉनसून को लेके हम कोई थीम नहीं प्ले कर रहे हैं, बिकॉज जो मॉनसून से इफेक्टेड थीम्स हैं वो इंडिया में थोड़ी महंगी हैं। जैसे अगर हम एफएमसीजी की बात करें, तो क्या होता है ना कि मार्केट हमारे रूल में कि जब एक फ्रेश बुल रन होता है तो अल्टीमेटली ग्रोथ को फॉलो करता है कि ग्रोथ किधर है। तो अगर एफएमसीजी या एफएमसीजी डिपेंडेबल्स की बात करें, वो सब में ग्रोथ नहीं है और ओवरऑल मल्टीपल भी हायर है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या रिलेटिव चेंजेस पीछे हुए हैं मार्केट में, जिस कारण ग्रोथ मार्केट में वापस आ सकती है, या कौन कौन से ऐसे सिलेक्टेड सेक्टर्स होंगे जिनमें ग्रोथ वापस आ सकती है। हमें लगता है कि मॉनसून का कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा इम्पैक्ट शायद मार्केट पे अगले 1-1.5 साल के लिए ना रहे। ओके, चलिए, ये बात हो गई कुछ बड़े सेक्टर्स की। इंश्योरेंस स्पेस में क्या व्यू है आपका? आज एलआईसी के जो प्राइस बिहेवियर है उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? सर अनुज जी, हम इंश्योरेंस सेक्टर को ना बहुत ज्यादा वाइडली ट्रैक नहीं करते, क्योंकि हमें थोड़ा कम सा कॉम्प्लेक्स सेक्टर लगता है। ज्यादा हमें अच्छी तरह ट्रैक करना आता है, तो हम फाइनेंशियल्स पे ज्यादा अच्छी पोजीशन रखते हैं। तो इंश्योरेंस को हम बहुत टाइम से समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली वो मुझे क्या बोलूं, एक सुस्त सेक्टर लगता है। तो इसलिए हम, क्योंकि हम ग्रोथ ड्रिवन पीएमएस हैं या ग्रोथ ड्रिवन हमारी साइकोलॉजी है, तो हमें इतना इंश्योरेंस सेक्टर कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाया अनुज जी। सो इसको मैं पर्सनली ज्यादा ट्रैक नहीं करता। ओके, ये हो गया इंश्योरेंस स्पेस की बात। एक दो स्पेस और अब यहाँ से आगे लेके चलते हैं। मतलब अनिरुद्ध जी जिस बुल रन की बात कर रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट पॉसिबली करेंगे। पिछले 3 महीने के प्राइस सेक्शन में जब से ये रेट कट का क्रम शुरू हुआ है अनिरुद्ध जी, रियल स्टेट ने पार्टिसिपेट किया है। ऑल दो नॉट एग्जैक्टली सेम, मतलब जो अपनी हिस्टोरिकल हाइसेस को तो मैच नहीं किया है, बट यही तो डिफरेंशियल हमें प्ले करना है।
रियल एस्टेट को कहाँ रखेंगे आप? बैंक्स के साथ जो रेट सेंसिटिव जुड़ते हैं उसमें आप रियल एस्टेट या फिर ऑटो, इन दोनों में से किसको तवज्जो देंगे ज़्यादा? डेफिनेटली रियल एस्टेट सर, क्योंकि हमें ये लगता है कि मार्केट में जो ये थर्ड रन चलता है जिसमें मार्केट्स ऑलरेडी एक महंगे मल्टीपल से चल रही है, हम कोई 2022 या 2020 की तरह एक बहुत लोअर बेस से नहीं चल रहे। तो जितनी भी ये ऑटो साइकिल है, मैंने पहले भी बहुत बार मेंशन किया है कि ऑटो साइकिल मुझे ऐसा लगता है कि इस रन का बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं रहेगा, क्योंकि जो एक रिप्लेसमेंट थ्योरी होती है ऑटो में वो ऑलरेडी प्ले आउट कर चुकी है पिछले 4 से 5 सालों में। और यहाँ कहीं ना कहीं हमें हम देख भी रहे हैं और आगे जाते भी हमें ये जो ऑटो सेक्टर है इसमें हमें कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, लाइक अनसोल्ड इन्वेंट्रीज। और ऑल्सो मुझे ये लगता है कि देयर इज गोना बी अ मेजर इम्पैक्ट, जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, जिससे आने वाले टाइम पे जो इंडियन ऑटो प्रोड्यूसर्स हैं, स्पेशली इन फोर व्हीलर्स, उनको आने वाले टाइम में बहुत कंपटीशन आ सकता है। तो कहीं ना कहीं हम ऑटो सेक्टर पे बुलिश नहीं है, बट अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर में अगर कंपेयर करना हो तो रियल एस्टेट सेक्टर हमारे हिसाब से मच बेटर है। आप ऑन ग्राउंड टेलविंड्स ही देख लीजिए कि प्रोजेक्ट्स जितने भी, अगेन द सीरीज इज द सेम, अल्ट्रा लग्जरी, लग्जरी, मीडियम एंड देन लो। तो कहीं ना कहीं अल्ट्रा लग्जरी और लग्जरी में अभी भी जो टेलविंड्स हैं वो बहुत बरकरार हैं, और हमें लगता है रियल एस्टेट सेक्टर आने वाले कुछ साल, कपल ऑफ इयर्स अंडर परफॉर्म तो नहीं करेगा। ओके, रियल्टी सेक्टर आपको थोड़ा बेहतर पोजीशन पे लग रहा है, लेकिन अनुरुद्ध जी जितना आपने रिजल्ट देखा अभी, मतलब Q4 समाप्ति होने वाला है, कैसे लगे आपको नतीजे? कोई ऐसा स्पेस जहां पर आपको विजिबिलिटी ज्यादा दिख रही हो जो ग्रो करेगा, और मैम देखिए, बैंक्स और रियल्टी को छोड़ दें अगर तो? जी हमें एक तो अपना सेक्टर ही सबसे अच्छा लगता है। आई थिंक ये हमारा टाइम है, और ये स्टॉक मार्केट इंटरमीडिएटरीज जितने भी हैं, जो भी अपने चीज में एक्सपर्ट हैं, आई थिंक दे विल हैव वैल्यूएशन जो अभी हमने सोची नहीं है। क्योंकि देखिए एक फंडामेंटल शिफ्ट को करने में बहुत समय लगता है, और सेबी ने, एमफी ने जो पिछले 20 साल की मेहनत करी है टू ब्रिंग इन अ चेंज, वो इंडिया में आ चुका है। कहीं ना कहीं इंडियन रिटेल की जो साइकोलॉजी है फ्रॉम द एफडी कल्चर टू द इक्विटी कल्चर, वो आ गई है। तो आने वाले कुछ टाइम में जो इनको सिक्लिकल कंपनीज का मल्टीपल दिया जाता था, वहां से ये चेंज हो रहे हैं। तो आप कोई भी कंपनीज लीजिए, चाहे वो एएमसीज हैं, चाहे एक्सचेंज हैं, चाहे कोई डिपॉजिटरी है, चाहे कोई अच्छे ब्रोकर हैं, बस आपको ये देखना है यहाँ पे आपके अच्छी मैनेजमेंट्स कौन सी हैं, और उन मैनेजमेंट्स को एक अच्छा, मुझे लगता है, दर्जा दिया जाएगा। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है केपेक्स एंड केपेक्स रिलेटेड कंपनीज, चाहे वो प्राइवेट केपेक्स है चाहे वो पब्लिक केपेक्स है। प्राइवेट केपेक्स में अगर आप देखिए, आपको हॉस्पिटल्स में बहुत ग्रोथ इंडिया में आने वाले टाइम पे देखेंगे इनके। अगर आप देखिए प्लान्स जो केपेक्स के कुछ सालों में हैं। अगर पब्लिक केपेक्स में देखें, वो तो हमें पता ही है कि रेलवेज, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, ये सेक्टर्स अभी भी इंटैक्ट है। इनमें से वो कंपनीज जिनकी अर्निंग विजिबिलिटी या ऑर्डर बुक विजिबिलिटी अच्छी है, उन कंपनीज पे हमेशा अगले कुछ सालों के लिए ध्यान रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमें ये भी लगता है कि तो थोड़े अब महंगे हो गए हैं फार्मास्यूटिकल, सीडीएमओ सीएमओ स्पेस भी इंडिया में। अभी देयर इज स्टिल सीम लेफ्ट, बट थोड़ा सा हम इससे बैक ट्रैक फार्मा से इसलिए अब हमने रिसेंटली किया है, क्योंकि हमें ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, इनकी पॉलिसी से अलूफ पोर्टफोलियो बना रहे हैं। इनकी रोज स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, और हम सोचते हैं कि जब कुछ ऐसा पोर्टफोलियो बनाया जाए जिनमें इनकी स्टेटमेंट्स का फर्क ही ना पड़े। नहीं, वो तो खैर बिल्कुल सही कहा आपने। वो बन जाए ऐसा पोर्टफोलियो तो हमें बता दीजिएगा। अच्छा, एक बात पूछनी थी आपसे, मेटल्स पर अब क्या व्यू बन रहा है आपका? क्योंकि मेटल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स, ये ग्लोबल फेसिंग सेक्टर्स, यहाँ कमबैक है पिछले कुछ हफ्तों से। जी सर, अनुज जी, ये वाला जो रन है ये मेटल्स को मेरे हिसाब से फेवर करना ही करना चाहिए। और हमारे पास हमें ये लगता है कि मेटल्स में हमें अर्ली टेलविंड्स देखने को मिल रही हैं। दो मेटल सेक्टर, क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ में प्रॉब्लम है, स्पेशली द बिगेस्ट प्रोड्यूसर चाइना में प्रॉब्लम है, इसलिए मेटल्स थोड़े लैग कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अब वट एवर वॉज बिहाइंड अस, इन्फ्लेशन देखिए कंट्रोल में आ चुकी है, रेट कट आ रहे हैं। यूएस इन्फ्लेशन भी कहीं ना कहीं, अगर ये ट्रम्प जी थोड़ा सा रुक जाए तो कंट्रोल में आना चाहती है। तो अल्टीमेटली आई थिंक ऑल बैड फॉर मेटल्स इज इन द पास्ट, और आने वाले टाइम में हमें मेटल्स के लिए अच्छी टेलविंड्स ही दिख रही है। अच्छा अनिरुद्ध जी, हमने बहुत सारे सेक्टर्स के बारे में बात करी, बट हर बुल रन में, हर तेजी का वो दौर जब इंडेक्स कभी 10 या 15-20% चले, मिड कैप्स में एक ना एक थीम या फिर दो थीम बहुत अच्छा पैसा बना के देती है।
आप जुलाई से पहले जाइए, क्या रेलवे ने पैसा बना के दिया, क्या डिफेंस ने पैसा बना के दिया, कभी शुगर, कभी केमिकल, कोई थीम जो आपके अनुमान के मुताबिक, जिसकी स्पेशली प्रेजेंस लार्ज कैप में नहीं होती, मिड कैप में बहुत अच्छी प्रेजेंस होती है, कोई थीम जो आपको लगता हो अच्छी चलेगी यहाँ से? जी, तो सर यहाँ पे देखिए, आपने एक चीज नोट करने लायक है यहाँ पे कि हर बार वो थीम एक नई थीम होती है। तो मतलब तो इस बुल रन की नई थीम होती है, तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि अगर हम रेलवेज, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, केपेक्स की बात करें तो ये थीम अभी भी नहीं है। जैसे मैंने डिस्कस किया, स्टॉक मार्केट वाली जो हमारी स्टॉक मार्केट इंटरमीडिएटरी थीम है, ये हमें लगता है नहीं है। तो ये दोनों थीम्स हमें लगता है बहुत बढ़िया रहेंगी। कहीं ना कहीं आज हम जो सेक्टर्स की चारों की हमने बात करी है, फाइनेंस और मेटल्स, ये भी हमें ये लगता है कि मिड कैप में से ये लोग, ये भी उधर के आएंगे। फाइनेंस में से चलो हमें ये लगता है कि लार्ज कैप ज्यादा परफॉर्म करेंगे, पर अगर मिड कैप्स की बात करें तो हमें मेटल्स में भी बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग थीम्स उभरती हुई दिख रही है। ओके, अनिरुद्ध जी, हालांकि सवाल इस पे था, लेकिन जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी डिफेंस स्पेस पर। जिस तरीके से रैली हमें देखने को मिली पिछले कुछ फरवरी के बाद से, काफी लोगों का मानना है कि वैल्यूएशन अभी हाई है। आप कहाँ पे खड़े हैं ऐसे में? क्या चेज करने लायक है अभी डिफेंस स्टॉक्स? देखिए, हाँ, मार्केट में कुछ डिफेंस स्टॉक्स की अगर हम बात करें, या कोई भी स्टॉक्स जो हमें अच्छे लगते हैं, उनको चेज करने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छे अच्छे डिप्स मिलेंगे बीच में, पर हाँ, उस टाइम पे बाय करने की हिम्मत हमने जरूर दिखानी पड़ेगी, क्योंकि डिफेंस का जो इंडिया में रोल है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री देखिए, अगर हम, इफ आई मे से सो, दिस वाज नॉट एन इंडिया पाकिस्तान वॉर, दिस वाज अ इंडिया चाइना वॉर, बिकॉज पाकिस्तान अल्टीमेटली वाज सपोर्टेड बाय चाइना। सो समवेयर हमें अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज बोथ ऑन ग्राउंड, इन एयर एंड सी बढ़ानी ही बढ़ानी पड़ेंगी। और देखिए, क्या कहते हैं कि हमारे जो रिसर्च के डिफेंस को देखते हैं, वो ये बोलते हैं कि हम जितना भी जोमेटो ऑर्डर कर लें, पर घर में खाना बनाना तो सीखना ही पड़ेगा। तो डिफेंस में वो चीज है, हमें घर में डिफेंस बनानी सीखनी पड़ेगी। और इंडियन डिफेंस आई थिंक इज वेरी राइटली पॉइज्ड फॉर इट। आप ऑर्डर बुक्स देखिए, जिस हिसाब से सरकार ऑर्डर्स दे रही है, हमें स्टॉक प्राइस को छोड़ के हमें ऑन ग्राउंड सरकार क्या कर रही है उसको देखना चाहिए। और कहीं ना कहीं जब हमें लगे कि इनमें एक अच्छा डिप आया, तो कहीं ना कहीं निबलिंग तो जरूर करना चाहिए। इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो, एटलीस्ट 10 to 15%। 10% तो एटलीस्ट डिफेंस आपके पोर्टफोलियो का पार्ट जरूर होना चाहिए, बिकॉज इंडिया का बहुत ही अपकमिंग सेक्टर है। नए ज़माने में कहावत कहने का जो अंदाज होता है वो अलग होता है निरुद्ध जी। इस ज़माने में कहते थे खाना बनाना आता है, कभी कभी बाहर से मंगा लेंगे। अब तो जोमेटो है, कहते हैं कभी कभी खाना बनाना भी आना चाहिए, है ना? आपने इस बात को इस तरीके से कहा। एनीवे, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर आए। रखिए आप।